वेल स्टूडेंट्स, ये हमारा चौथा कोर्स का चौथा मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सर बैसल हेनरी लिटिल हार्ट। इससे पहले हमने ब्रॉडे, ब्रेफरे और इनके बारे में हमने देख चुके हैं। तो लिटिल हार्ट की हम देखते हैं कि लिटिल हार्ट का क्या थ्योरी थी जंग के हवाले से, और न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के हवाले से क्या था। इसका टाइम पीरियड है 1895 से 1970 तक, यानी कोल्ड वॉर की एंड के टाइम तक इसकी वो जाता है। ठीक है जी। तो कॉमनली थ्रू आउट मोस्ट ऑफ हिज करियर एज कैप्टन BH लिटिल हार्ट इसका नाम रहा है, और ये ब्रिटिश सोल्जर था। ठीक है। इससे पहले हमने देखे कोई फ्रेंच थे, कोई अमेरिकन थे। ठीक है। तो ये जो था वो ब्रिटिश सोल्जर था, मिलिट्री हिस्ट्रियन भी था और मिलिट्री थियोरिस्ट भी था। एंड 20 and later he wrote a series of military histories that proved influential among strategists. He argued that frontal assaults was a strategy that was bound to fail at great cost in lives, as happened in the First World War. He instead recommended the indirect approach and reliance on fast moving armored फॉर्मेशन। यानी इसका आपको फिलॉसफी यहीं से नज़र आ रही है, इसी पैराग्राफ से नज़र आ रही है कि वो किस तरह का बंदा था। कि देखें 1920 में एंड लेटर ही रोट अ सीरीज ऑफ मिलिट्री हिस्ट्रीज। उसने एक तो जंगी तारीखों के बारे में लिखा कि जंगें कैसी हुई हैं। इससे पहले बहुत सी जंगें हुई हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार, और उससे पहले बहुत सी। तो डेट प्रूव्ड इन्फ्लुएंशियल अमंग स्ट्रेटेजिस्ट, जो कि मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट के लिए एक बड़ा सरमाया और रही हैं और अब भी हैं। He argued that frontal assault was a strategy that was bound to fail at great cost in life। ये वो कहता है कि frontal assault नुकसानी है। As happened in the First World War में ऐसा हुआ कि आपने अटैक किया और नुकसान हुआ। He instead recommended the indirect, वो फ्रंट की बजाय वो indirect approach पर ज़्यादा यकीन रखता है। And reliance on fast moving armored formations, यानी अपने सामानों को तेजी से मूव करना। ठीक है। अच्छा, Liddell Hart was an advocate of the notion that it is easier to succeed in war by an indirect approach। यानी हम सिंपली ये कह सकते हैं कि लिडल हार्ट की जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी वो डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्ट थी। नेपोलियन ने भी अपनी जो फ्रेंच वो था, उसने भी अपनी शिकस्त से पहले जो जंगें जीती हुई हैं, वो उनमें भी उसने तकरीबन उन लड़ाइयों में उसने इनडायरेक्ट अप्रोच को यानी अडॉप्ट किया हुआ है कि एडवांस करना, दुश्मन को शो करना और फिर रिवर्स बैक कर जाना। ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट अप्रोच की बात करते हैं। टू अटैक वेयर द ये ब्रिटिश था। ठीक है। तो टू अटैक वेयर द अपोनेंट एक्सपेक्ट्स, यानी वहां पर अटैक करना कि जहां दुश्मन समझता है कि वो हमला करेंगे। तो एज लिटिल हार्ट एक्सप्लेन मेक द टास्क ऑफ विनिंग हार्डर। तो वो आपको ज़रा जीतना वहाँ से मुश्किल हो जाता है उस सूरत-ए-हाल में कि दुश्मन को पता है कि यहाँ ये अटैक करेंगे, तो वहाँ से आप लड़ाई करेंगे और जीतना आपके लिए मुश्किल है। तो टू मूव अलोंग द लाइन ऑफ नेचुरल एक्सपेक्टेशन कंसोलिडेट्स द अपोनेंट्स बैलेंस एंड थस इंक्रीजेस हिज रेजिस्टिंग पावर। तो इससे क्या होता है कि उसकी नेचुरल लाइन से जब जा रहे होते हैं तो उसकी पावर ज़्यादा रहती है, इंक्रीज़ ही रहती है। यानी अपोनेंट की आप जो अपोनेंट्स का बैलेंस को इंक्रीज ही कर रहे होते हैं आप इस तरह से। दैट इज इन कंट्रास्ट टू एन इनडायरेक्ट अप्रोच। यानी ये आप एक तरह से डायरेक्ट हो रहे होते हैं कि वो भी ये उस तरह से कर रहा है और आप भी ऐसे ही कर रहे हैं। वो इंस्टॉलेशन करेगा, आप भी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं तो वो कर रहा है। तो यानी मतलब ये एक अपोनेंट बैलेंस अप्रोच आ जाती है। यानी आप डायरेक्ट कन्फ्रंट कर रहे होते हैं। तो यानी इनडायरेक्ट अप्रोच नहीं है, इनडायरेक्टली नहीं है। इन विच फिजिकल यानी उसमें कहते हैं डैट इज इन कंट्रास्ट टू as an indirect approach in which physical or psychological surprise is a component। यानी आप एक तरह से एक सरप्राइज दे रहे होते हैं, अचानक से आप नफसियाती तौर पर कोई दुश्मन को हला देने वाला काम कर रहे होते हैं। तो इनडायरेक्ट, सो द इनडायरेक्टनेस इज यूजुअली फिजिकल एंड ऑलवेज साइकोलॉजिकल। और वो कहते हैं कि वो जो इनडायरेक्ट अंदाज होता है आपका जंग में, मिलिट्री स्ट्रेटजी में, वो आपका आम तौर पर आप किसी फिजिकल अंदाज में करते हैं कि कहीं कहीं से धमाका कर दिया, या कहीं किसी शहर को या किसी ये टाउन में आपने फिजिकल या किसी जगह पर ब्लास्ट कर दिया फिजिकल। और हमेशा से नफसियाती होता है कि दुश्मन को समझ नहीं आ रही होती कि यानी आपकी स्ट्रेटेजी की।
So in strategy, the longest way round is often the shortest way home. यानी वो कहता है ना कि उसने उसकी ये पूरी लाइन अब यहाँ खत्म हो रही है कि the indirectness is usually physical and always psychological. In strategy, the longest way round is often the shortest way home. यानी बिल्कुल आराम से आप जो है वो जीत रहे होते हैं. लिटिल हार्ट वुड इलस्ट्रेट द नोशन विद हिस्टोरिकल एग्जांपल्स भी उसने दिए. ज़ाहिर हिस्ट्री का उसका जंगों की तारीख का बड़ा नॉलेज था और उसका बाद में आने वाले मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट ने फ़ायदा भी उठाया, तो उसने एक्सप्लेन भी किए हुए. फॉर एग्जांपल लिटिल हार्ट कंसिडर्ड द बैटल ऑफ लियोट्रा वन बाय एपनीमोडास एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट. वो कहता है कि इस जंग में, अब मैं यहाँ जंग एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस जंग में वो कहता है कि ज़बरदस्त इस्तेमाल हुआ है एपेनियोडोर्स ने इनडायरेक्ट अप्रोच का इस्तेमाल किया हुआ है. रादर देन वेटिंग his army on the right wing is was standard at the time. Epaminondas wetted his left wing or held back his right wing and routed the Spartan army उस जमाने में. So a more modern example would be the landing of the Allies at Normandy in 1944, as the Germans were expecting a landing in the vicinity of Basticles. By contrast, example of direct attack in Little Heart's eyes was the attack by the Union forces at the Battle of Fredericksburg in 1862. Acha. Even more impressive in Little Heart's eyes was the further campaign by Epaminondas, his invasion of the Peloponnese, in which in winter and in separate columns he invaded Spartan-controlled territory. He was unable to draw the Spartans into combat and to settle. स्पार्टन तो काफी जंगजू रहे हैं और एथेंस की बजाय ग्रीक्स की अगर बात करें, सो सेटल्ड ऑन फ्रीजिंग हेलर्स. He then built two cities, city states as a break against Spartan power, and so the campaign was successful. By breaking the Spartan economic base, he won a campaign without ever fighting a battle. So when analyzing the campaigns of Napoleon, जो फ्रांस का उसका में लड़ रहा था, तो इसका 1895 से आगाज होता है और जाकर 17 समथिंग से 1815 तक इसका आगाज होता है. 1790 समथिंग से लेकर 1815 तक जो वाटरलू में जाकर इसको शिकस्त होती है. तो लिटिल हार्ट ने ये नोट किया है डेट his approaches were less subtle and more brute force as his forces became larger, and that when his forces were lesser he was more apt to be creative in his battle. वो कहता है कि नेपोलियन की अगर जब फौज कम होती थी तो वो ये तरीका अडॉप्ट करता था और लेसर फोर्स में और बड़ा क्रिएटिव अंदाज होता था जंगों को जीतने का. कांस्टेंट विक्ट्री सीम टू हैव डल्ड हिज स्किल्स एज अ सोल्जर. और वो जंग में जब मैदान में उतरता था तो वो जीत का अपना ज़हन रख कर उतरता था कि मैं जीत कर वापस आऊँगा. नेपोलियन के बारे में और इसकी बाद में आने वाली कोटेशन को बाद में आने वाले स्ट्रेटजिस्ट ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज में एक्सप्लेन भी किया, जिसमें लिटिल हार्ट ने भी जो है वो फॉलो भी किया, एक्सप्लेन भी किया हुआ है. अच्छा, अकॉर्डिंग टू रीड लिटिल हार्ट्स इनडायरेक्ट अप्रोच हैज़ 7 की थीम्स. उसकी थीम्स भी बड़े मज़े की मैं यहाँ आपके लिए लेकर आया हूँ कि नंबर 1, द डिसलोकेशन ऑफ द एनिमीज बैलेंस शुड बी द प्रिल्यूड टू डिफीट, नॉट द अटर डिस्ट्रक्शन. यानी मतलब पसपा होने का मतलब ये नहीं कि आप खत्म हो गए. नेगोशिएट एन एंड टू अनप्रॉफिटेबल वॉर्स. ठीक है, यानी नेगोशिएट करना, एन एंड टू यानी जहां से आप हार रहे हैं तो आप नेगोशिएट कर रहे हैं, जंग फिर भी जीतने की कोशिश कर रहे हैं. द मेथड्स ऑफ द इनडायरेक्ट अप्रोच आर बेटर सुटेड टू डेमोक्रेसी. ठीक है, ये इसके में बहुत इंपॉर्टेंट है. मिलिट्री पावर रिलाइज ऑन इकोनॉमिक एंड्योरेंस, डिफीटिंग एन एनिमी बाय बीटिंग हिम इकोनॉमिकली. हाँ, और इनक्योर्स नो रिस्क, यानी आप उसको माशी तौर पर नुकसान दे रहे हैं, आपको कोई नुकसान नहीं है. इम्प्लिसिटली वार इज एन एक्टिविटी बिटवीन स्टेट्स. और अगर देखा जाए तो ये दो रियासतों के दरमियान एक्टिविटी होती है जंग, इसने कहा है. एक्सप्लिसिटली नहीं बल्कि इम्प्लिसिटली, इम्प्लाइड वे पर, हिडन उसके पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो ये दो रियासतों की आपस में क्या है, एक्टिविटी होती है. लिटिल हार्ट्स नोशन ऑफ रैशनल पैसिफिज्म
और विक्ट्री ऑफन emerge एज द रिजल्ट ऑफ एनिमी डिफीटिंग itself। ठीक है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टैंड।